परिस्थिति का ज्ञान होने के उपरांत इस भावना का जन्म होता है, जैसे माता-पिता बनने पर अपने उत्तरदायित्वों का हमें एहसास होता है। सेकंड, श्रेष्ठ मार्गदर्शन। यही व्यक्ति को निर्देशित करते हैं कि उसे कब, किसने, किससे, किन परिस्थितियों में किस प्रकार का कार्य या व्यवहार करना चाहिए, जैसे सुख-दुख के अनुरूप व्यवहार। तीसरा है आवश्यकता पूर्ति का माध्यम। परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निर्वाह के कारण समाज में श्रम विभाजन हो जाता है, जिससे समाज के सदस्यों की वैयक्तिक आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहती है, जिसे शिक्षा, मनोरंजन, धार्मिक, मनोविज्ञान, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का होना। इस तरीके से हमारी और भी हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का माध्यम। सामाजिक नियंत्रण का माध्यम। प्रत्येक भूमिका व परिस्थिति में संबंधित सामाजिक नियम, मूल, प्रतिमान, कानून तथा परंपरा द्वारा प्रत्येक समाज में आचरण प्रचलित होते हैं, जैसे अच्छे कार्यों पर प्रशंसा और गलत कार्यों पर दंड। नेक्स्ट, समाजीकरण में सहयोगी। बच्चे परिवार के सदस्यों, माता पिता, भाई बहन आदि के संपर्क में रहकर परस्पर कार्य व व्यवहार करने की बचपन से ही देखते रहते हैं तथा बड़े होने पर वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं ना, ये बच्चे का, इसके घर में ऐसा ही होता होगा, ये तो इसकी खानदानी आदत है। तो ये वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इसका मतलब बच्चा अपने परिवार के अंदर अधिक से अधिक समय बिताता है और वो जैसा अपने पेरेंट्स को, अपने दादी बाबा या अपने रिलेटिव्स को करते हुए देखता है, तो वह बिना सिखाए ही उन सब चीजों को, व्यवहारों को ग्रहण कर लेता है और करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास में सहयोगी। प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण अवश्य पाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी निम्न परिस्थिति से ऊपर उठने का प्रयास अपने प्रयत्नों, परिश्रम, योग्यता एवं भूमिका का निर्वाह करके करता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही सामान्य तबके के या वर्ग के वो व्यक्ति थे, वहां से मध्यम वर्ग के वर्ग, और वहां से परिवार से निकलकर वो क्या बने, प्रधानमंत्री बने। धोनी, उसे तो आप जानते हैं ना, आजकल के बच्चे देखा है ना क्रिकेट खेलते हुए, कहाँ एक गांव में और एक उधर के रहने वाला बच्चा और बस खेलता रहता था, लेकिन आज उसने अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा पूरे देश में अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, सब कुछ कर रहा है। किससे, क्या है, व्यक्तिगत विकास में सहयोगी। अगर एक व्यक्ति चाहे जन्म से कितना भी नीचे, निम्न तबके पर, निम्न स्टेटस प्राप्त किया हो, लेकिन वो अगर ऊपर उठना चाहता है तो अपने प्रयासों से, योग्यता से, श्रम से अपनी भूमिका निर्वाह करके वो क्या कर सकता है, उच्च पद प्राप्त कर सकता है। एंड लास्ट है सामाजिक प्रगति में सहायक। किसी भी राष्ट्र, समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं होती जब तक कि उसके सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताएं सुगमता से पूर्ण ना होती हों। जिस समाज में सदस्यों में परिस्थिति एवं भूमिका के मध्य संतुलन बना रहता है, वह समाज व राष्ट्र प्रगति करता है, और जिसमें ये संतुलन बिगड़ जाता है, वह समाज या राष्ट्र अवनति की ओर जाता है। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं बच्चों कि परिस्थिति व भूमिका के मध्य संतुलन एक अनिवार्य क्या है, शर्त है। कहने का क्या तात्पर्य है, परिस्थिति और भूमिका के अंदर ये एक अनिवार्य शर्त है कि दोनों में संतुलन बनाए रखना है। तराजू के पल्लड़ की तरह अगर कोई भी एक पल्लड़ नीचे झुकता है और उसका बैलेंस नहीं किया गया, तो हमारे समाज में हलचल पैदा हो जाए, भी काम या समाज को सही दिशा नहीं दे सकते हैं।
अब आता है परिस्थिति एवं भूमिका में संबंध। इन दोनों में संबंध क्या है? परिस्थिति एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय एवं प्रघटना है। ठीक है। दूसरा संबंध क्या है? भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। मतलब भूमिका स्टेटस को एक व्यवहारिक रूप प्रदान करती है, जिसके द्वारा हम देख पाते हैं कि इस पद की वैल्यू क्या है। तीसरा, परिस्थिति भूमिका के संबंध सदैव स्थिर न होकर बदलते रहते हैं। युग, काल, समय, इन सब के अनुसार, जैसे पिता पुत्र। नेक्स्ट है, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनको हम दोनों ही रूप में, जब हम एक पहलू मतलब एक तरफ देखते हैं तो दूसरा दिखाई नहीं देता, दूसरा देखते हैं तो वो नहीं दिखाई देता। लेकिन दोनों अगर नहीं हो, मतलब सिक्के के अंदर या हेड नहीं है या टेल नहीं है, तो वो सिक्का क्या कहा जाता है? खोटा। उसी तरह से अगर स्टेटस है, रोल नहीं है तो बेकार, रोल है और स्टेटस नहीं है तो भी समाज में व्यक्ति का जीवन बेकार है। लोगों का तो ये कहना है, देयर इज नो स्टेटस विदाउट ए रोल और एंड नो रोल विदाउट ऑफ स्टेटस। स्पष्ट है? नेक्स्ट है, प्रत्येक समाज व्यवस्था में व्यक्ति की परिस्थिति व भूमिका को निश्चित करने वाला एक ही तथ्य होता है और वह है सांस्कृतिक प्रतिमान। मतलब प्रत्येक समाज के अंदर अगर हम व्यवस्था चाहते हैं तो व्यक्ति की परिस्थिति व भूमिका को जोड़ने वाला या एक करने वाला जो तत्व होता है वो क्या है? सांस्कृतिक प्रतिमान। नेक्स्ट है, परिस्थिति तथा कार्य। सभी व्यक्ति सदैव स्थिति के अनुसार ही कार्य नहीं करते, जिनके कारण परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा सम्मान जुड़ा रहता है, जिन्हें एक जैसी परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते या पाते हैं। जैसे एक शिक्षक अपने कार्य शिक्षण को पूरी लगन, परिश्रम व मेहनत और ईमानदारी से करता है तो उसे सम्मान, और यदि खाना पूर्ति करते हैं तो उसे अपमान प्राप्त होता है। आज वर्तमान समय में ये स्थिति है कि शिक्षक ने अपने सम्मान को खोया है। कहीं तो शिक्षक अपने अनुकूल भूमिका निर्वाह नहीं कर रहे और कहीं पर छात्र अपनी भूमिका अपने स्टेटस के अनुसार निर्वाह नहीं कर रहे हैं। कह सकते हैं कि बिना परिस्थिति के भूमिका तथा बिना भूमिका के परिस्थिति का कोई अस्तित्व नहीं है। अब जो बात आती है वो है स्टेटस एंड रोल के तथ्य। स्टेटस एंड रोल के तथ्य की। स्टेटस एंड रोल का तथ्य क्या है? नंबर 1, व्यक्ति की अनेकता। पहली जो है वो है व्यक्ति की अनेकता। दूसरा, स्थिति व कार्यों में मेल। तीसरा, समाज के अनुकूल व्यवहार। इस प्रकार से स्टेटस एंड रोल के तथ्य हमें दिखाई देते हैं। अब इनके आधार पर हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं। एस और आर में आपस में संबंध होते हैं। एस और आर की विशेषताएं। एस और आर में कुछ संबंध होते हैं। एस और आर क्या है? एस का मतलब स्टेटस और आर का मतलब रोल।
स्टेटस और रोल में आपस में क्या होते हैं, संबंध होते हैं। दूसरी विशेषता है कार्य करने के अपने व्यक्तिगत तरीके हैं। तीसरा, परिस्थिति प्रतिष्ठा से संबंधित होती है। परिस्थिति हमेशा किससे संबंधित होती है? प्रतिष्ठा से। परिस्थिति व कार्य की निर्धारक संस्कृति है, ये पहले बताया ना। निर्धारक इकाई एक मात्र क्या है? संस्कृति। परिस्थिति समाज को वर्गों में बांटती है। स्टेटस क्या करता है? वर्गों में अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास। परिस्थिति एक व्यक्ति के अनेक पद व कार्य होते हैं। अब आते हैं एफआर के निर्धारक तत्व। द स्टेटस एंड रोल के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? उम्र, सबसे पहला है उम्र। उम्र में अपन देखते हैं आयु, जिसे हम आयु कहते हैं। वयस्क अवस्था, बचपन, युवा और वृद्धा, 4 प्रकार के। यानी कि बचपन, युवा, वयस्क, युवा और वृद्ध, ये क्रम से चलते हैं। अब हम कहते हैं नहीं वृद्धावस्था पहले आ जाए, बचपन बाद में है, ये संभव नहीं। ये एक बढ़ते हुए क्रम में है और एक साथ ही ये चलते हैं। दूसरा निर्धारक तत्व है लिंग भेद। स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, ये सब क्या है? हमारे लिंग भेद हैं। लिंग में वैसे तो मेन वही है, स्त्री और पुरुष, लेकिन इसके आधार पर जो कार्य बटे हुए हैं उसके आधार पर हमारा स्टेटस और रोल निर्धारित करता है। फिर आता है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध 3 प्रकार से हैं: प्रजातीय व्यवस्था, जातीय संगठन और पारिवारिक संबंध। सामाजिक संबंध हमारे इन 3 आधारों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है नातेदारी। फिर नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का अंतर। वर्ण व्यवस्था जानते हैं, 4 प्रकार के वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में क्या है? पहले तो एक पैरेलल थे, जो जो व्यवसाय करता था और वो उस हिसाब से कर्म के अनुसार उसको वो नाम दिया, वर्ण का नाम दिया जाता था। लेकिन यही वर्ण अब किस में परिवर्तित हो गए? जाति में। तो इसलिए ये अंतर है, ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक काल में ये ही वर्ण किस में परिवर्तित हो गए हैं? क्लास में, वर्ग में। अब वर्ग में हमारे 3 वर्ग हैं, अपर, मिडिल और लोअर। तो इनमें अंतर है, अपर क्या है, वो क्या है। फिर आता है नेक्स्ट निर्धारण अमीर और गरीब, संपत्ति के आधार पर, पैसे के आधार पर। और इसके बाद है 7वां पॉइंट, अन्य उपलब्धियां। और अन्य उपलब्धियां हैं जिनके आधार पर एस और आर के क्या होता है? निर्धारण किया जाता है। इस तरह से बच्चों आपके समझ में आया कि स्टेटस एंड रोल क्या है। मैंने इन दोनों का अर्थ, विशेषताएं और इनसे समानताएं और अंतर बताए। इसके साथ साथ स्टेटस एंड रोल दोनों की विशेषताएं और उनके निर्धारक तत्व अलग अलग और मिलाकर भी आपको समझाया। अब इसमें अगर हम देखें अपने व्यवहार को, हम जो करते हैं समाज के अंदर, तो हमें पता चलता है कि स्टेटस एंड रोल किस प्रकार से अपने व्यवहार को या किस तरह से अपने कार्य को पूर्ण करता है और समाज में उसकी। थैंक यू।